नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है वो अब एक तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। कल उर्दन में एक मरतबा फिर ईरान ने अटैक किया है और अमेरिका ने जंग में वक्फे का ऐलान किया था और उसके बाद अब अमेरिका ये कह रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान के ऊपर मज़ीद हमले किए जाएंगे। याद रहे कि इससे पहले ईरान के ऊपर शदीद हमले अमेरिका के हुए थे और अब कल रात को एक बड़ी पेशरफ्त ये भी हुई है जो कि अफसोसनाक पेशरफ्त है कि सऊदी अरब और अमेरिका ने इराक़ के कुछ जगहों के ऊपर जो है मुश्तरका हमले भी किए हैं। इससे पहले 2 ड्रोन जो थे वो सऊदी ऑयल रिफाइनरी से टकराए थे, जो कि इल्ज़ाम ये है और सऊदी अरब ने दावा किया है कि ये दोनों इराक़ी मिलिशियाज़ थी जिनको कि ईरान की हिमायत हासिल है। ईरान ने इसकी तरदीद की है, ताहम उसके जवाब में सऊदी अरब और अमेरिका ने इराक़ के मुख्तलिफ़ इलाकों पर अटैक्स किए हैं, जिसमें बगदाद, वासित, नैनवा, बसरा, करकूक, करबला और दियाला में इनके मुतअद्दिद अस्करी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसी तरह से इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी ने ड्रोन हमलों की तहकीकात का हुक्म दिया है और ये कहा है कि इराक़ को अपनी सरजमीन को पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का उन्होंने इजलास भी तलब कर लिया है और सऊदी अरब का उन्होंने दौरा करना था उसको भी मुलतवी कर दिया है। ये काफ़ी अहम पेशरफ्त है। ज़ाहिर है कि सऊदी अरब और इराक़ के बीच में एक टेंशन का बढ़ जाना और इनडायरेक्टली ज़ाहिर है कि ईरान के ऊपर भी सऊदी अरब के इल्ज़ामात हैं कि वो इस जंग के अंदर शामिल हैं। ये मामला कहाँ तक जाएगा, ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के ऊपर भी ईमान और ईरान ने एक दूसरे की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है और एक दूसरे के साथ वो पहले इस मामले के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन जो अब ताज़ा तरीन जो बातचीत हुई है उसमें दोनों में फासले बड़े हैं इस मामले के ऊपर। ईरान ने आइंदा चंद हफ्तों में चीन से अहम दिफाई सिस्टम जो है वो भी हासिल करने का दावा किया है। क्या मामलात होंगे, सऊदी अरब और ईरान अब क्या आमने सामने होंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। दूसरी जानिब कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है और ख़ास करके इंतखाबात के बाद की सूरत हाल वो काफ़ी तशवीशनाक है। अमन अमान की सूरत हाल भी जो है वो काफ़ी नाखुशगवार है वहाँ पे और अच्छी इत्तलात कश्मीर से नहीं आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान लफ्ज़ी जंग है, लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो एक बाकायदा जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को टारगेट किया और उन्होंने जो कहा वो आपको सुनवाए देते हैं। वो काफ़ी गुस्से में है, वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल ये दांती के पैदावार है। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से। वो किस मुंह से इनकार कर सकते हैं कि धांधली नहीं करते। सियासी मैदान में हमें अगर शिकस्त मिलती है तो मैं शिकस्त कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जहां आप धांधली से मेरे मैंडेट चोरी करते हो फिर मैं वो चोरी शुदा रिजल्ट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच फासले बढ़ चुके हैं? मरीम नवाज साहिबा ने अपने एक्स अकाउंट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात की यानी धांधली की को बहुत बारीक वारदात करती रही है और ये कहा कि क़यामत कितने बजे है। तंज़िया जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए और ये भी कहा कि धांधली का रोना रो रही है। जबकि अज़मा बुखारी साहिबा जो कि वज़ीर इत्तलात है पंजाब की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शदीद तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी पे की। उन्होंने क्या कहा जरा सुनिएगा।
मफाद की बात की कल बिलावल साहब ने, और उन्होंने कहा कि रियासत का मफाद जो है नून लीग का मफाद बन गया है। कौन से मफाद की बात कर रहे हैं? सदर मुमलिकत के ओहदे के मफाद की बात हो रही है, या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के मफाद की बात हो रही है, दो सूबों की गवर्नरशिप के मफाद की बात हो रही है, या मुसलसल चौथी मर्तबा कराची पर कब्जे के मफाद की बात हो रही है? गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का नाम आपने कौमी मफाद रखा है। वहां पर आपने कैसे हुकूमत बनाई है जब ये तमाम ओहदे लेने के लिए लाइन में लग के आप जिन लोगों को आज ताने मारते हैं उनसे जब वोट लेते हैं तब शर्म नहीं आती? ये जो आप पीटीआई की जबान बोलते हैं, ये जो ओहदे लेके बैठे हैं आप, जिसके ऊपर हम सबने आपको वोट डाले, आपको उस पर शर्म आनी चाहिए। अब कल जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर रात तक पांव पकड़ के बैठे रहे। अगर हिम्मत नहीं थी, अगर जो है वो इतना इनकलाबी बनने का शौक आया है, फिर पैरों पे खड़े हो जाए जरा सा। क्या है, नहीं अपने बयान पे कायम तो रहे, यूटर्न खान तो ना बने आप। ये लफ्ज़ी जंग ही है, ये गोलाबारी ही है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच ये इत्तेहाद ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा? इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिचुएशन में कहाँ खड़ी है उस पर भी बात करेंगे। 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो भी अपने लाएअमल को तश्कील देंगे। उनका लाएअमल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही अहम पैनल है, हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तज्जिया निगार, तबसरा निगार है। हमारे साथ जनाब हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के प्रेसिडेंट, वो भी मौजूद है, सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर अकील मलिक साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियोज़ में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। सबसे पहले जनसब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ये जो इंटरनेशनल खबरें आ रही हैं इस वक्त, ये काफ़ी तशवीशनाक है, और ख़ास करके ऐसे लगता है कि जैसे सऊदी अरब की तरफ, अब सऊदी अरब और ईरान भी अब आमने सामने हैं। आप इस जंग को किस तरह से देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अस्मा फॉर द इनवाइट, और तमाम पैनलिस्ट को मेरा बहुत सलाम। देखिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जी इस वक्त। तो मिलिट्री लेवरेज हासिल करने के लिए और एक मिलिट्री असेंडेंसी हासिल करने के लिए जंग स्प्रेड भी हो रही है, और एक डाउट पैदा कर रही है कि ये इसकी जो एंड गेम है वो जरा अंडर क्वेश्चन हो रही है। देखिए, एंड गेम्स हासिल होती हैं डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स के जरिए। मिलिट्री से आप मिलिट्री की एप्लीकेशन करके 30-40% विच इज पार्ट ऑफ दिस वॉर, एप्लीकेशन करके आप एक मिलिट्री लेवरेज तो थोड़ी देर के लिए हासिल कर सकते हैं। हो सकता है आप हुर्मस पे भी कंट्रोल कर लें, हो सकता है कोई और जगह भी आप इफेक्टिव हो जाए। लेकिन जब आप ट्रांसेंड तो होना है डायलॉग में अस्मा, आज नहीं तो कल होना है। असल नोशन ऑफ विक्ट्री कह लें या जो एंड स्टेट है वो आप करती है डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ द डे। दोनों को इसकी जरूरत है, ईरान को भी जरूरत है, अमेरिका को भी जरूरत है। उसकी अगर जरूरत ना होती तो जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको ये दोनों साइन ना करते। लेकिन साइन करने के बाद जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, अमेरिका ने कोशिश की कि वो ओमानियन कोस्ट के साथ हग करके एक नया रूट निकालें ताकि ये जो मिलिट्री लेवरेज है जिसका एडवांटेज लेना चाह रहा है ईरान, इसको जरा कमजोर किया जाए, एंड दे विल कीप डूइंग दिस। उस पे ईरान ने रिएक्ट किया। वो जो मैकेनिज्म था डीकन्फ्लिक्शन सेल लेबनान के कॉन्टेक्स्ट में और जो हॉटलाइन एस्टेब्लिश होनी थी हुर्मस के कॉन्टेक्स्ट में, उसने काम नहीं किया। बट इस वक्त और फिर जो स्पॉइलर, जो चीफ शैतान है, उसका जो विजिट हुआ अभी अमेरिका के अंदर, तो डेफिनेटली दे वुड लाइक टू इनवाइट या प्रेशर डालना चाहते हैं वो अमेरिका के ऊपर कि वो हॉट वॉर की तरफ वापस चला जाए। सो दैट इज अ बिग चैलेंज। और वो कहेगा कि मैं खुद भी उसके साथ जाना चाहता हूं, ताकि अगर अमेरिकन जो है वो मिलिट्री टारगेट्स ले तो इजराइल साथ साथ जितने इनके एनर्जी टारगेट्स है या जो इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड करना चाहता है वो करता रहे और एक फ्रिक्शन जारी रहे। फ्रिक्शन के बगैर उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज नहीं पूरी हो सकती। जज साहब, ये जो इराक से हमले हुए हैं, ये क्या इसकी ईरान भी तरदीद कर रहा है? इराकी मिलिशिया ने ये किए हैं। पहले भी अगर आपको याद हो, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये स्टोरी थी कि वहाँ से इजराइल के ड्रोन्स जो थे वो उड़े थे। क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी इजराइल की तरफ से हो रही है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, या वाकई जो है वो सऊदी अरब के ऊपर अटैक्स जो हैं वो इस मिलिशिया ने किए हैं, इराकी मिलिशिया ने? This is the biggest challenge and problem with these non-state actors, चाहे वो किस भी फॉर्म में हो। ये अपने पार्टनर्स को कह ले या जो स्पॉन्सर्स हैं उनको तो एडवांटेज पता नहीं कितनी देते हैं, लेकिन जो आपका एनिमी है उसको पूरी एडवांटेज दे देते हैं, जिस तरह आप इशारा कर रही हैं। फॉल्स फ्लैग उन्हीं के अंदर से लोग खरीद के उन्हीं की सफों में डाल दिया। देखिए, इजराइल को एक क्रेडिट तो जाता है कि उनकी जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस है वो बहुत ही कामयाब रहे हैं जी। उनकी इंग्रेस इनटू ईरान के अंदर भी देख लें,
नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर भी डेफिनेटली उनकी इंटरेस्ट होगी और वो उनको यूटिलाइज अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस इज द प्रॉब्लम. और ये वही फिनोमेनाज है जो बार बार ये दुनिया एक्सपीरियंस करती है कि जब इराक की फौज खत्म होती है तो उसमें से ISIL बन जाता है, ISIS बन जाती है. और कई कमेंटेटर्स कहते हैं और स्ट्रेटेजिक माइंड को ये चीज समझ भी आती है कि ये कंट्रोल्ड क्यास है. उसका कंट्रोल किसके पास आता है? नोबडी नोज. यस, उसकी वजह ये हो सकती है, इजराइल ये बिल्कुल कर सकता है कि उसको फ्रिक्शन चाहिए अपने एक्सपेंसिव डिजाइन के लिए. और जो अपनी पॉलिटिकल उसकी इस वक्त सिचुएशन है, इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर, उसकी तो पॉलिटिक्स है ही इसी वॉर के और इसी एंटी ईरान और एंटी इस्लाम, वरना तो उसकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है. और वो ये भी चाहेगा कि ये लेबनान में से भी वो ना निकले, गाजा में से भी ना निकले, जो इलाके वो कब्जा कर चुका है. तो अब ये अरब वर्ल्ड का काम है कि जितना इनकी कंटेस्टेशन होगी, एक्चुअली दे आर सपोर्टिंग इजराइल. इस वक्त मुझे विनर जो इजराइल नजर आ रहा है. बाकी अमेरिका का भी बहुत बड़ा लॉस होने वाला है. ईरान विल आल्सो लूज इट, रीजन विल ऑलवेज आल्सो लूज इट. और फिर शायद अभी तो एक मिडिल पावर पाकिस्तान की शक्ल में उनको मिल गई है, जो अपनी एक्सेस की वजह से अपनी लीवरेज इस्तेमाल कर रहा है. कल शायद उनको ये एडवांटेज भी ना मिले, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा. अच्छा जाहिद साहब, जो मतलब लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस वक्त कुवैत के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान के दौरे पे हैं और वहाँ पे भी एक दिफाई ताउन की के मुआहदे की बात हो रही है पाकिस्तान की और कुवैत की. आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुआहदा है ये सऊदी अरब के मुआहदे से मुख्तलिफ होगा, जिसमें कि ट्रेनिंग डोमिनेंट है कि ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी जो है वो वहाँ पे करेगी या एयरफोर्स की ये ट्रेनिंग होगी? तो ये किस नौइयत का मुआहदा होगा और ये कुवैत के वज़ीर ख़ारजा क्यों पाकिस्तान आए? लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान और कुवैत की नेगोशिएशंस तो बातचीत तो हो रही है. पाकिस्तान के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ पाकिस्तान, बल्कि अरब आर्किटेक्चर के साथ पाकिस्तान एक कलीदी रोल अदा कर सकता है जी. उनकी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है तमाम अरब स्टेट्स की, वो चैलेंज तो जरूर हुई है जी. और दे आर लुकिंग फॉर गारंटीड सपोर्ट. ऐसे मुल्क की वो सपोर्ट चाहते हैं, ऐसे पार्टनर की सपोर्ट चाहते हैं जो कोई स्ट्रिंग ना अटैच करता हो अपनी सपोर्ट के साथ. तो उस आर्किटेक्चर में वो बिल्कुल जा रहे हैं. सऊदी अरेबिया के साथ देखिए 1982 से हमारी प्रोटोकॉल को एक फॉर्मलाइज किया गया, एंड दैट इज स्ट्रेटेजिक, कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा. इट इज ऑल्सो बिगिनिंग. कुवैत के साथ आप समझ लें कि एक जब आपकी कोऑर्डिनेशन हो जाती है या आपका मिलाप होता है फॉर द ट्रेनिंग, फॉर कैपेसिटी एनहांसमेंट, एयर डिफेंस, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आप ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं. अच्छा, कहने को तो अस्मा ये अपरेंटली आपको मिलिट्री अलायंस लगती है या मिलिट्री कोऑर्डिनेशन लगती है, बट इट इज ओवरआर्चिंग. इट हैज इकोनॉमिक पहलू भी इसमें होते हैं. पाकिस्तान की देखिए इकोनॉमिक्स इज अ चैलेंज, इसमें पॉलिटिकल पहलू भी होते हैं, इसमें डिप्लोमेटिक पहलू भी होते हैं. तो आई थिंक एक पाकिस्तान की तो ख्वाहिश यही है कि पूरे रीजन के एक ऐसा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिले जिसमें रीजनल फोर्सेस भी हों, जैसे टर्की है, पाकिस्तान है, इजिप्ट है, और उसके अलावा गल्फ कंट्रीज और प्लस ईरान भी हो. क्योंकि इनका जब तक ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा तो ये नो वॉर नो पीस रहेगा, विच सूट्स इजरायली डिजाइन्स. ज्यूइश ज़ायनिज्म उधर, इधर हिंदू ज़ायनिज्म. तो उसमें पाकिस्तान की ख्वाहिश जरूर है कि एक ऐसी चीज हो जाए. ये थोड़ा सा मैं सिंपल टर्म्स में कहूंगा कि थोड़ा सा लोअर देन व्हाट वी हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सऊदी अरेबिया, बट इट हैज ऑल द कैपेसिटी है इसकी कि ये बहुत आगे जा सकते हैं. राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनरल साहब. और हमारे साथ हमारे दीगर मेहमान भी मौजूद हैं. एक छोटी सी हम ब्रेकिंग ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए. अच्छा, मेरा ख्याल है कि ब्रेकिंग जो है वो चल गई है, आप देख ही रहे हैं इस वक्त जो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर. लेकिन अली ज़फ़र साहब, आपके पास मैं आना चाहते और जो सारा फ्रेमवर्क इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो इंटरनल पीस है पाकिस्तान का, उसमें आपको क्या लगता है कितना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, उसके बाद जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है और क्योस है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए? ये दोनों चैलेंजेस जी इंटरनेशनल दुनिया में जो हो रहा है और जो हमारी अंदरूनी दुनिया में हो रहा है, ये दोनों बड़े आपस में इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है और बड़ा इसका असर दोनों का एक दूसरे पे हो सकता है. जहां तक इंटरनेशनल दुनिया में जो आप देख रही हैं इस वक्त, हाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल बेकार हो गया है. इस वक्त हर मुल्क जो है वो अपनी अपनी दफा खुद ही कर रहा है अपने अपने कानून के मुताबिक. जहां तक अमेरिका और ईरान का ताल्लुक है, आपको बड़ा मेरे से बेहतर पता है आसमा
कि जब एक ताकतवर एक कमजोर से लड़े तो अगर ताकतवर उसको जमीन तक नहीं गिरा देता बिल्कुल, तो वो उसकी शिकस्त है। और जो कमजोर है वो अगर जमीन पे नहीं गिरता और खड़ा रहता है तो वो उसकी जीत है। तो ईरान और अमेरिका का यही इशू है कि ईरान चूंकि हारा नहीं, तो वो एक तरह से दुनिया की नजर में जीत गया है, और अमेरिका चूंकि उसको बिल्कुल शिकस्त नहीं दे सका, तो वो हार चुका है। MOU की वजह यही थी कि दोनों साइड्स जीत नहीं या हार नहीं सकती थी, तो उन्होंने इस्लामाबाद MOU किया। लेकिन उस वक्त भी मैंने आपको कहा था, आपके प्रोग्राम पे ही कहा था, कि मेरी नजर में ये जो जो सेबोटाजर्स हैं, जो कि इस सारी चीज को सेबोटाज करने जा रहे हैं, इजराइल जैसे ममालिक, वो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ हरकत करते रहेंगे कि ये MOU जो है ये दुरुस्त ना हो। और उसकी वजह ये है कि वो पूरे खित्ते में चाहते हैं कि मसाइल पैदा रहें। और मसाइल जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए है इस जंग का, बाकी चीजें साइड पे करके, वो है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी उसका जो हमारी मईशत पे इसका जो असर है। और हमारा इस वक्त इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी ताकत नहीं है हमारे पास इकोनॉमिकली कि हम इस चीज को बर्दाश्त कर सकें। उसके साथ साथ आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर साथ ही आप देखें बलूचिस्तान में कितनी टेररिज्म और दहशतगर्दी बढ़ गई है। ये बिल्कुल उसी के साथ जा रही है और बढ़ रही है, जिसके साथ जिस तरह ये जंग ऊपर नीचे हो रही है। अब आप पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का इशू है, कुछ हमारी भी गलतियां हैं। वहां का सबसे बड़ा इशू जो है मेरी नजर में शदीद, बहुत ही शदीद जो गुर्बत है उधर, वो हम खत्म नहीं कर सके, इंडस्ट्री हम वहां लगा नहीं सके। जी बिल्कुल।